हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक बेहतरीन ही पुस्तक आपके लिए लेकर आए हैं, जिस बुक का नाम है फ्लो। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी दुनिया में तनाव और भटकाव जहां एक आम सी बात हो गई है। दोस्तों, फ्लो एक ऐसी अवस्था है जिसे हम अपने काम में, अपने जीवन में और अपने डेली के कामों में गहरी संतुष्टि और आनंद पा सकते हैं। यह एक ऐसा मेंटल स्टेट है जहां समय कुछ देर के लिए रुक सा जाता है, सारी चिंताएं पूरी तरह से गायब हो जाती है और हम अपने काम में इस कदर डूब से जाते हैं कि हमें खुद का पता ही नहीं होता। दोस्तों, इसी अद्भुत अवस्था को गहराई से इस बुक के लेखक मिहाली सिक्सेंटा ने अपनी पुस्तक द फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में प्रस्तुत किया है। दोस्तों, यह पुस्तक केवल एक साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना और हमारी खुशी की खोज में एक यात्रा है। इस बुक की ऑथर ने दशकों के शोध के बाद यह बताया कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों के लोग, चाहे वह कलाकार हो, वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, सर्जन हो और यहाँ तक कि साधारण हाउसवाइफ्स भी अपने कार्यों में एक यूनिक मेंटल स्टेट का फील करते हैं। इसे ही उन्होंने फ्लो का नाम दिया है। दोस्तों, इसी अवस्था में व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के अपने काम के आनंद में डूब जाते हैं। यह बुक हमें सिखाती है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम इधर उधर खोजें, बल्कि खुशी तो हमारे द्वारा नियंत्रित किए गए अनुभवों से आती है। वे अनुभव जहां हमारा मन पूरी तरह से अपने काम में डूब जाता है। दोस्तों, फ्लो हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और आनंदमय बना सकते हैं, न केवल बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों में, बल्कि अपने दैनिक जीवन के हर पहलू में भी। यह सेल्फ अवेयरनेस, कंसंट्रेशन और चैलेंज तथा स्किल के बीच बैलेंस पर फोकस करता है। दोस्तों, यह बुक हमें एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम अपने अनुभवों को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक फ्लो स्टेज को अचीव कर सके और इस प्रकार एक सफल और पर्पसफुल जीवन जी सके। आइए अब इस पुस्तक के गहरे सिद्धांतों को एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं, जहां एक कुशल कुम्हार की यात्रा हमें फ्लो की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। दोस्तों, भारत के एक छोटे से गांव में जहां जीवन की गति धीमी और प्रकृति के करीब थी, रमेश नाम का एक कुम्हार रहता था। उसकी कुम्हारशाला गांव के किनारे पर एक बरगद के पेड़ के नीचे थी, जहां से बहती नदी की आवाज और चिड़ियों की आवाज लगातार सुनाई देती थी। रमेश कोई साधारण कुम्हार नहीं था। उसके काम में एक अजीब सी ललक और गहराई थी। जब वह अपनी चाक पर मिट्टी को आकार देता तो ऐसा लगता मानो वह मिट्टी और खुद एक ही इकाई बन गए हो। गांव के लोग उसे माटी का योगी कहते थे, क्योंकि जब वह काम में लीन होता था तो उसे अपनी सूझ बूझ नहीं रहती थी। रमेश की दिनचर्या भोर में शुरू होती थी, जब सूरज की पहली किरणें उसकी कुम्हारशाला को रोशन करती थी। वह सबसे पहले अपनी मिट्टी को छूकर महसूस करता, उसकी नमी और लचीलेपन की परख करता। यह उसका पहला संवाद था मिट्टी के साथ। फिर वह अपनी चाक पर बैठता, एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर जाती। शुरुआत में वह चाक को धीरे धीरे गति देता, अपने हाथों को मिट्टी के साथ समायोजित करता। यह उसके फ्लो में प्रवेश करने की पहली तैयारी थी। जैसे जैसे चाक तेजी पकड़ता, रमेश का ध्यान बाहरी दुनिया से कटने लगता। उसकी आंखें मिट्टी के केंद्र पर टिकी होती, उंगलियां सहजता से उस पर दबाव डालती और उसे ऊपर की ओर खींचती, एक बेलनाकार रूप देने के लिए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं होता था, बल्कि एक गहरी शांति और एकाग्रता होती थी। यह वही अवस्था है जिसे लेखक ने फ्लो कहा है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां व्यक्ति अपने कार्य में इतना डूब जाता है कि उसे समय, आसपास की दुनिया और व्यक्तिगत चिंताओं का कोई भान नहीं रहता। रमेश इसे रोज अनुभव करता था, अनजाने में ही सही। रमेश जब फ्लो में होता तो उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन सिर्फ कलाकृतियां नहीं होते थे,
उनमें एक जान सी होती थी। वे न केवल उपयोगिता में श्रेष्ठ होते थे, बल्कि उनमें एक सौंदर्य और पूर्णता भी होती थी जो किसी और की काम में नहीं दिखती थी। गांव के मेले में उसके बर्तन हमेशा सबसे पहले बिकते थे। एक दिन मोहन नाम का एक युवा जो रमेश के काम से बहुत प्रभावित था, उसके पास आया। मोहन खुद भी अपने काम में कुछ कमी महसूस करता था, जैसे उसका मन आसानी से भटक जाता था और वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता था। गुरुजी, मोहन ने विनयपूर्वक पूछा, जब आप मिट्टी के साथ होते हैं तो आप इस दुनिया में नहीं लगते। आप इतनी एकाग्रता और लगन से कैसे काम करते हैं? ऐसा क्या है जो आपको इतना डुबा देता है इस काम में? रमेश ने अपनी चाक रोक दी, अपने हाथों से मिट्टी धोई और मोहन को अपने बगल में बिठाया और कहने लगा, मोहन, रमेश ने कहा, यह केवल मिट्टी और मेरे हाथ नहीं है, यह एक विशेष जुड़ाव है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम और तुम्हारा काम एक हो जाते हैं। इसे ही फ्लो कहते हैं। ऐसा कुछ साल पहले एक विद्वान ने एक पुस्तक में समझाया था। मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में। रमेश ने फिर मोहन को फ्लो के तत्व के बारे में बताया जो लेखक ने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है और जिन्हें रमेश अपने अनुभव से जानता था। फ्लो के सिद्धांत। पहला, क्लियर गोल्स। जब मैं चाक पर बैठता, रमेश ने अपनी बात शुरू की, तो मुझे पता होता है कि मुझे क्या बनाना है। क्या वह एक बड़ा घर होगा, एक छोटा दिया या एक कलात्मक सुराही? मेरे दिमाग में उसकी स्पष्ट छवि होती है। मैं कभी भी बिना लक्ष्य के काम शुरू नहीं करता। पुस्तक का सिद्धांत लेखक के अनुसार फ्लो में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है स्पष्ट लक्ष्य होना। जब हमें पता होता है कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में केंद्रित होता है। अस्पष्ट या अनिश्चित लक्ष्य केवल भटकाव और मानसिक ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। लक्ष्य जितना विशिष्ट और नापने योग्य होगा, व्यक्ति के लिए अपनी गतिविधियों को केंद्रित करना और कार्य में डूबना उतना ही आसान होगा। यह लक्ष्य हमें एक दिशा प्रदान करता है और अनावश्यक विचारों को दूर रखता है। सेकंड, तत्काल प्रतिक्रिया। रमेश ने समझाया, जैसे ही मैं मिट्टी को आकार देना शुरू करता हूँ, मुझे तुरंत पता चल जाता है कि मिट्टी सही दिशा में जा रही है या नहीं। अगर कहीं थोड़ी सी भी असंतुलन या विकृति आती है, तो मेरी उंगलियां उसे तुरंत महसूस कर लेती है और मेरी आंखें उसे देख लेती है। मैं उसे उसी क्षण सुधार लेता हूँ। मिट्टी मुझे हर पल बताती रहती है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। फ्लो के लिए तत्काल और स्पष्ट प्रतिक्रिया अत्यंत आवश्यक है। यह प्रतिक्रिया हमें बताती है कि हम अपने लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़ रहे हैं और हमें अपने प्रदर्शन को कैसे समायोजित करने की आवश्यकता है। यह प्रतिक्रिया न केवल बाहरी हो सकती है, बल्कि आंतरिक भी हो सकती है। जब हमें तुरंत पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत, तो हम अपनी गतिविधियों को लगातार सुधार सकते हैं और कार्य में अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। यह एक प्रकार का संवाद है कार्य और कर्ता के बीच। तीसरा है चुनौती और कौशल का संतुलन। रमेश ने एक गहरी सांस ली। कई बार मुझे कुछ जटिल चीजें बनानी पड़ती है, जैसे बहुत महीन काम वाले दिए या बहुत बड़े मिट्टी के पात्र जिन्हें संभालने में बहुत स्किल चाहिए। ये काम मुझे चैलेंज देते हैं, लेकिन मुझे पता होता है कि मेरे पास इन्हें बनाने का स्किल है। यह ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जो मैं कभी नहीं बना सकता, और न ही इतना आसान काम करता हूँ कि मेरा मन उससे उब जाए। जब चुनौती मेरे इस कौशल से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि मैं हताश हो जाऊं, तभी सबसे ज्यादा मजा आता है। पुस्तक का सिद्धांत यह फ्लो का सबसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेखक ने एक फ्लो चैनल की अवधारणा दी है, जहां व्यक्ति तभी फ्लो का अनुभव करता है जब कार्य की चुनौती उसके स्किल्स के साथ संतुलित होती है। अगर चुनौती बहुत ज्यादा है तो कौशल कम है, तो व्यक्ति को चिंता, एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है, वह अभिभूत महसूस करता है। अगर कौशल बहुत ज्यादा है और चुनौती कम है, तो व्यक्ति को
उबाऊ महसूस होती है, वह निराश हो जाता है क्योंकि उसके कौशल का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। जब चुनौती थोड़ी सी ज्यादा होती है कौशल से, तो व्यक्ति को अपने कौशल को और विकसित करने के लिए प्रेरित होना पड़ता है, जिससे वह सीखता और बढ़ता है। यही वह संतुलन है जो व्यक्ति को पूरी तरह से कार्य में संलग्न रखता है और फ्लो अवस्था को जन्म देता है। चौथा है क्रिया और चेतना का एकीकरण। रमेश की आंखें चमक उठी और कहा, जब मैं पूरी तरह से काम करता हूँ तो मुझे यह महसूस नहीं होता कि मैं रमेश हूँ और यह मिट्टी है। मैं मिट्टी बन जाता हूँ और मिट्टी मैं। मेरी उंगलियां अपने आप चलती है जैसे वे सोचती ही ना हो, बल्कि वे मिट्टी के साथ ही महसूस करती हो। मेरा करना ही मेरा सोचना बन जाती है। कोई अलग से विचार नहीं होते, बस क्रिया होती है। पुस्तक का सिद्धांत फ्लो की स्थिति में व्यक्ति अपनी गतिविधियों और अपनी अवेयरनेस को अलग अलग नहीं देखता, वे एक ही हो जाते हैं। व्यक्ति इतना गहरा ध्यान केंद्रित करता है कि वह अपने आप को, अपने शरीर को या अपने आसपास के माहौल को भूल जाता है। यह आत्मविस्मृति की स्थिति होती है, जहां व्यक्ति का पूरा ध्यान कार्य पर होता है, न कि अपने स्वयं पर। यह अनुभव क्रिया और चेतना के बीच की खाई को मिटा देता है, जिससे व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान क्षण में मौजूद रहता है। पांचवा, आत्म जागरूकता का लोप। रमेश ने समझाया, जब मैं उस अवस्था में होता हूँ तो मुझे यह याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मुझे क्या करना है। मैं बस काम कर रहा होता हूँ। मुझे अपनी परवाह नहीं होती, बस उस चीज की परवाह होती है जो मैं बना रहा हूँ। यह एक तरह की मुक्ति है। पुस्तक का सिद्धांत फ्लो के दौरान व्यक्ति अपने अहम मतलब ईगो या आत्म जागरूकता की भावना को खो देता है। वह अपने बारे में सोचने से मुक्त हो जाता है, जैसे क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ, या दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये चिंताएं गायब हो जाती है, जिससे व्यक्ति को पूरी तरह से कार्य पर केंद्रित होने की स्वतंत्रता मिल जाती है। यह हमें अपने आंतरिक आलोचक से दूर ले जाता है और हमें अपनी पूरी ऊर्जा को कार्य में लगाने की अनुमति देता है। छठवां, समय की धारणा में परिवर्तन। कई बार मुझे लगता है कि मैंने बस कुछ ही मिनट काम किया है, जबकि असल में घंटे बीत चुके होते हैं। रमेश ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, और कभी कभी जब कोई बहुत मुश्किल हिस्सा होता है तो 1 मिनट भी लंबा लगता है, लेकिन मैं तब भी उसी में डूबा रहता हूँ जब समय मेरे लिए मायने नहीं रखता, जब मैं काम कर रहा होता हूँ। पुस्तक का सिद्धांत फ्लो में व्यक्ति को समय की सामान्य धारणा का अनुभव नहीं होता। लेखक बताते हैं कि समय या तो बहुत तेजी से उड़ता हुआ महसूस होता है या कभी कभी धीमा हो जाता है, खासकर जब व्यक्ति किसी जटिल समस्या पर गहनता से केंद्रित होता है। यह समय की विकृति व्यक्ति के कार्य में पूर्ण अवशोषण का एक लक्षण होता है। समय की परवाह न होने से व्यक्ति बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य में डूबा रहता है। सातवां है कार्य अपने आप में पुरस्कार। रमेश ने अंत में कहा, और सबसे बड़ी बात मोहन, मैं यह सब किसी और चीज के लिए नहीं करता। मैं घड़े इसलिए नहीं बनाता ताकि मुझे पैसे मिले या लोग मेरी तारीफ करें। मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे बनाने में ही मजा आता है। यह काम ही अपने आप में मेरा इनाम है। जब मैं यह कर रहा होता हूँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता है। पुस्तक का सिद्धांत ऑटोटेलिक शब्द ग्रीक भाषा ऑटो और टेलोस से मिलकर बना है। एक ऑटोटेलिक अनुभव वह होता है जो अपने आप में ही पुरस्कृत होता है। लेखक का तर्क है कि फ्लो अनुभव आंतरिक रूप से पुरस्कृत होते हैं। व्यक्ति को इन्हें करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। कार्य को करने की प्रक्रिया ही इतनी आनंददायक और संतोषजनक होती है कि वह स्वयं ही इसका सबसे बड़ा इनाम बन जाती है। यह बाहरी लक्ष्यों के बजाय आंतरिक संतोष पर केंद्रित होता है। मोहन रमेश की बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने महसूस किया कि यह केवल कुम्हार के काम के बारे में नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। उसने अपने स्वयं के अनुभव को याद किया, जब वह कभी कभी अपनी पसंदीदा पुस्तक पढ़ने में इतना खो जाता था
कि उसे आसपास की आवाजें भी सुनाई नहीं देती थी, या जब वह अपने खेत में काम करते हुए इतना लीन हो जाता था कि उसे धूप और थकान का भी एहसास नहीं होता था। ये फ्लो के ही क्षण थे जिन्हें उसने कभी पहचाना नहीं था। मोहन ने पूछा, तो गुरुजी, क्या यह अवस्था किसी भी काम में प्राप्त की जा सकती है? रमेश ने उत्साह से कहा, बिल्कुल। यह केवल कारीगरों, कलाकारों या वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है। एक किसान जो अपनी फसल की देखभाल में पूरी तरह से लीन हो जाता है, एक संगीतकार जो अपने वाद्य यंत्र में खो जाता है, एक छात्र जो किसी कठिन समस्या को सुलझाने में डूब जाता है, एक खिलाड़ी जो खेल के मैदान में अपना सब कुछ झोंक देता है, यह सभी फ्लो का अनुभव कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम में इन तत्वों को जानबूझकर शामिल करें। रमेश ने समझाया कि फ्लो केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह खुशी और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। जब लोग फ्लो में होते हैं तो वे अधिक सकारात्मक, केंद्रित और संतुष्टि महसूस करते हैं। यह उन्हें अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने और व्यक्तिगत विकास करने में मदद करता है। यह निराशा और चिंता को कम करता है, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह से वर्तमान कार्य पर होता है। मोहन ने उस दिन रमेश से केवल मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं सीखा, बल्कि जीवन जीने का एक अद्भुत तरीका सीखा। उसने जाना कि सच्ची खुशी और संतुष्टि अक्सर बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पूरी तरह से डूब जाने में मिलती है। दोस्तों, इस फ्लो पुस्तक और रमेश कुमार की कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे साथ होती है, बल्कि यह वह चीज है जिसे हम बनाते हैं। यह हमारे अपने अनुभव को आकार देने की क्षमता पर निर्भर करती है। फ्लो कोई जादुई अवस्था नहीं है जो जानबूझकर अचानक प्रकट होती है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे हम जानबूझकर उस सिद्धांतों का पालन करके प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक का मूल संदेश यह है कि हम अपनी चेतना को नियंत्रित करना सीखें। जब हम अपनी चेतना को नियंत्रित करते हैं और उसे किसी सार्थक चुनौती पर केंद्रित करते हैं जो हमारे स्किल के साथ संतुलित होती है, तो हम फ्लो में प्रवेश करते हैं। यह नियंत्रण हमें आंतरिक व्यवस्था प्रदान करता है, जिससे अराजकता और अव्यवस्था का सामना करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। फ्लो का महत्व केवल व्यक्तिगत संतुष्टि तक ही सीमित नहीं है। व्यक्तिगत विकास। फ्लो हमारे सीखने और अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे रमेश ने नई नई आकृतियां बनाने की चुनौती ली, वैसे ही फ्लो हमें अपनी सीमाओं को पार करने में मदद करता है। उच्च प्रदर्शन। चाहे खेल का मैदान हो, प्रयोगशाला हो या कार्यालय हो, फ्लो में व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। जब मन पूरी तरह से केंद्रित होता है तो त्रुटियां कम होती है और दक्षता बढ़ती है। तनाव और चिंता में कमी आती है। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपका मन वर्तमान कार्य में इतना लीन हो जाता है कि चिंताएं और तनावपूर्ण विचार पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। यह मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। जीवन का अर्थ और उद्देश्य। फ्लो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन के सबसे पुरस्कृत क्षण वे नहीं होते जब हम निष्क्रिय होते हैं, बल्कि वे होते हैं जब हम अपने काम को किसी चुनौतीपूर्ण और सार्थक गतिविधियों में पूरी तरह से समर्पित करते हैं। यह हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। रमेश कुमार की तरह हम सब के पास भी अपनी मिट्टी है। वह काम, वह शौक, वह संबंध या वह चुनौती जिसमें हम अपने काम को डुबा सकते हैं। फ्लो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को एक कलाकृति में बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रमेश कुमार मिट्टी को एक सुंदर घड़े में बदल देता था, पूर्ण ध्यान, समर्पण और आंतरिक आनंद के साथ। इस पुस्तक के लेखिका का काम हमें एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका प्रदान करना है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में अधिक फ्लो क्षणों को शामिल कर सके, जिससे हमारा जीवन न केवल अधिक प्रोडक्टिविटी होगा, बल्कि अधिक आनंदमय, सार्थक और पूरी तरह से जिया जाएगा। यह केवल एक पुस्तक नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक जीवन शैली है। एक ऐसी जीवन शैली जहां हम अपनी आंतरिक अनुभव के स्वामी बनते हैं और अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं।
और एक समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व का निर्माण करते हैं। क्या आप अपने जीवन में फ्लो की अवस्था को पहचानने और उसे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह बुक समरी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगला बुक समरी किस वीडियो पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।